इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं उसमें ये सभी कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारी PDF में, और ये PDF आपको हमारी केवल इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएंगी। साथ ही आप यहाँ पर फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि यदि आप हमारा करंट अफेयर्स कोर्स परचेज़ करते हैं तो आपको पूरा मटेरियल इस हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो कोई भी आपका डाउट होगा कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो विक्रम मिश्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो देखिए ये चाइना में भारत के एनवॉय रह चुके हैं विक्रम मिश्री, इनको अब डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है। ये पंकज सारन को सक्सीड करेंगे या इनकी जगह लेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये केवल इकलौते ही डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं है, इनके अलावा दो और हैं, राजेंद्र खन्ना और दत्ता पंडसलगीकर। तो ये तीन अब डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। पहले पंकज सारन भी थे इन दोनों के साथ, लेकिन अब पंकज सारन को रिप्लेस कर रहे हैं विक्रम मिश्री। बाकी आप जानते हैं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, ये है अजीत डोभाल। और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वाली रैंक के होते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को असिस्ट करते हैं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। बाकी आपको जानना चाहिए ब्रजेश मिश्रा, ये फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे देश के रहे हैं, और जो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट है ये 19 नवंबर 1998 को बनाई गई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी ओर से ऐड करता हूँ आपके लिए, इनको भी आप याद रखेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई और DRDO लैब की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट एंड DRDO लैब इन लखनऊ। तो देखिए यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और इनके साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन दोनों ने ही लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और DRDO लैब की आधारशिला रखी है। ब्रह्मोस से संबंधित हमने हाल ही में करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसके CEO बनाए गए हैं अतुल दिनकर राणे और डिप्टी CEO बनाए गए हैं डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। तो दोनों ही अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले साल 1 फरवरी से पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। सो अतुल कुमार गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम February 1 नेक्स्ट ईयर। देखिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इसने अपॉइंटमेंट को एक अप्रूव किया है। क्या अपॉइंटमेंट है? जो यूको बैंक के MD एंड CEO हैं अतुल कुमार गोयल, ये अगले साल यानी कि 1 फरवरी 2022 से पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO के रूप में कार्य करेंगे। आपको बता दें इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है और ये मल्लिकार्जुन राव को रिप्लेस करेंगे। आप सभी जानते हैं PNB के MD एंड CEO फिलहाल कौन है? ये है मल्लिकार्जुन राव, इनको रिप्लेस करेंगे। यूको बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। सो सोमा शंकरा प्रसाद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक। तो देखिए फिर से अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इसने सोमा शंकर प्रसाद, जो कि फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनको जो है यूको बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए इनका कार्यकाल 31 मई 2023 तक रहने वाला है। यूको बैंक की अगर हम बात करें तो टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR ने अनुमान लगाया है कि भारत किस वर्ष में
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च हैज प्रिडिक्टेड दैट इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2031। देखिए ये चार्ट देखिए आप यहाँ से, चाइना की अगर हम बात करें 2021 में ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2022 में भी सेकंड रहेगी, 26 में भी सेकंड, और 2031 में ये लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, 2036 में भी लार्जेस्ट रहने वाली है। यूएस की बात करें फिलहाल फर्स्ट पोजीशन पर है, 2031 में ये रिपोर्ट ये कि दूसरे पोजीशन पर आ जाएगी। भारत जो फिलहाल 7वें पोजीशन पर है, ये 6ठे पोजीशन पर आ जाएगी 2022 में, 26 में आ जाएगी 5वें पोजीशन पर, और 2031 में 3rd पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसके बारे में। तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की ये रिपोर्ट है, ये कहती है 2031 तक भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है और कुछ को इनॉग्रेट भी किया है। इनमें से जो मुख्य हैं वो लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, इसकी भी आधारशिला यहाँ पर रखी गई है, 40 मेगावाट का है, और इसमें 6 राज्यों ने जो है अपनी जो है कंट्रीब्यूशन दिया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड एंड दिल्ली। रेणुका जी लेक याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो यहीं पर ये रेणुका जी डैम बनाया जा रहा है। साथ ही इन्होंने सवराकुद्दू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 111 मेगावाट का है, इसको भी इनॉग्रेट किया है। तो 4 आपके पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, चारों हिमाचल प्रदेश में इन्होंने इनॉग्रेट किया है या फिर उनकी फाउंडेशन स्टोन रखा है, याद रखेंगे। राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया, वे किस पार्टी से थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। राज्यसभा एमपी महेंद्र प्रसाद पास्ट अवे रिसेंटली, ही बिलोंग टू जनता दल यूनाइटेड, JDU। देखेंगे इनके बारे में। तो जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा एमपी महेंद्र प्रसाद 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए ये रिचेस्ट इंडियन एमपी रहे हैं और इनकी 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी रही, एक है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स एंड दूसरी है मैप्रा लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। आपको बता दें 7 बार ये जो है राज्यसभा एमपी थे बिहार से, और 1 बार ये लोकसभा भी चुने गए हैं, लोकसभा के लिए भी चुने गए हैं। द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। सो J.K. Rowling is the author of the book titled The Christmas Pig। निम्नलिखित में से किसने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2020-21 पर एक रिपोर्ट लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही आंसर है ऑप्शन बी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21। तो जानेंगे इस बारे में। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका टाइटल है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-22। तो इसमें बताया गया है 2021-22 में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जो NBFCs हैं, इन्होंने किस तरह से जो है परफॉर्मेंस की है। तो जानेंगे इनके बारे में। देखिए इन्होंने कहा है कि सितंबर 2021 तक जो डिपॉजिट है वो 10.1% से ग्रो किया है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो ये जो है सितंबर के एंड तक 16.6% रहा है, और ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNPA रेशो ये सितंबर 2021 के एंड तक 6.9% रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स ये जो है आपका, ये इन्होंने कहा कि मार्च 2021 के एंड तक 0.7% रहा है, जबकि मार्च 2020 के एंड तक ये 0.2% रहा था। साथ ही इन्होंने ये बोला है कि जो फ्रॉड्स होते हैं ना, तो कितने रुपए के फ्रॉड्स हुए हैं फिजिकल ईयर 21 में, तो ये 1,38,422 करोड़ रुपए के फ्रॉड्स जो हैं अलग अलग बैंकिंग ऑपरेशंस में दर्ज किए गए हैं, जबकि यही फ्रॉड्स पिछले साल 1,85,468 करोड़ रुपए के थे। साथ ही नंबर ऑफ केसेस ऑफ फ्रॉड की अगर बात करें, कितने फ्रॉड हुए हैं, केसेस कितने आए हैं, तो 7363 7,363
केसेस जो है फिजिकल ईयर 21 में रिपोर्ट किए गए, जबकि फिजिकल ईयर 20 में 8,703 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। वित्त उद्योग विकास परिषद के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। सो कमलेश गांधी हैज बीन अपॉइंटेड एज को चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC। तो देखिए, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल विच इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ एसेट एंड लोन फाइनेंसिंग NBFCs, इसने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फ्रेश अपॉइंटमेंट्स किए हैं। जानेंगे इनके बारे में। देखिए, कमलेश गांधी जो है ये CMD है मास फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो इनको को चेयरमैन बनाया गया है FIDC में। को चेयरमैन मतलब कोई और भी एक चेयरमैन होगा। तो दूसरे कौन है? उमेश रेवांकर। ये कौन है? ये CEO और MD है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ग्रुप के। बाकी आपको जानना चाहिए FIDC की स्थापना साल 2004 में, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। किस देश ने इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? जापान, चाइना, रशिया या फिर साउथ कोरिया? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो जापान लॉन्च्ड इनमारसेट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ठीक है, और आपको बता दें जापान ने अपने ये H2A रॉकेट इससे लॉन्च किया है इसको, इस सैटेलाइट को। कहाँ से? तनेगोशिमा स्पेस सेंटर से। आपको जानना चाहिए इनमारसेट के CEO राजीव सूरी हैं और इसका हेडक्वार्टर्स लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ये कंपनी है, ठीक है, इनमारसेट ये कंपनी है। ये सैटेलाइट का नाम इनमारसेट 6F1 सैटेलाइट। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। सो विरल देसाई हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। जानेंगे इनके बारे में। देखिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड ये दिए गए हैं दुबई में। तो यहाँ पर जो है सूरत के विरल देसाई, इनको जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आपको जानना चाहिए ये अवार्ड जो है 28 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को मिला है 11 कंट्रीज से, लेकिन ये पहले भारतीय हैं जिन्हें क्लाइमेट एक्शन की कैटेगरी में यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। तो ये बात आप याद रखेंगे। सिडबी ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सिडबी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद वेस्ट बंगाल टू डेवलप द MSME इकोसिस्टम। देखिए, सिडबी की फॉर्म आप जानते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसने यहाँ पर एक MOU साइन किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ये MSMEs को जो है बढ़ावा देंगे, उनको डेवलप करने में सहायता करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और इसके चेयरमैन एंड MD हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन। उस भारतीय स्कीयर का नाम बताइए जिसने मोंटेनेग्रो में FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सो इंडियन स्कीयर आंचल ठाकुर हैज बैग्ड ब्रॉन्ज मेडल एट द FIS अल्पाइन स्कीइंग कंपटीशन इन मोंटेनेग्रो। देखो, जो ये आपने देखा हो ना, बर्फ़ में चलते रहते हैं वो, है ना, उसको बोलते हैं स्कीइंग। ये जो आप 2 ब्लेड देखते हैं पैरों के नीचे, जो 2 ब्लेड्स लगाते हैं ना, विंग टाइप के आप इनको कह सकते हैं, उनको स्की बोलते हैं। स्कीज पूरा एक पैर होता है ना, एक इधर और इधर पैरों में, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? ये मोंटेनेग्रो में हुई है, FIS अल्पाइन स्कीइंग कंपटीशन। तो यहाँ पर जो भारत की स्कीयर है आंचल ठाकुर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है, यानी कि 3rd पोजीशन पर रही हैं। आपको बता दें ये फर्स्ट इंडियन स्की एथलीट है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 2 मेडल जीते हैं। एक तो मेडल यही हो गया ब्रॉन्ज मेडल जो इन्होंने यहाँ पर जीता है। इसके अलावा इन्होंने 2018 में FIS अल्पाइन 3200 कप जो टर्की में हुआ था, यहाँ पर भी मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। तो पूछा जा सकता है आंचल ठाकुर किस स्पोर्ट से संबंधित हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत आंकी है? सही आंसर है ऑप्शन डी। रेटिंग एजेंसी ICRA हैज पेग्ड इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 2022 एंड फिजिकल ईयर 2023 एट 9%। ठीक है, तो 9% इन्होंने बोला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण जो है थोड़ी अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी रहेगी और फिजिकल ईयर 2022 और 2023 में 9% से इंडिया ग्रो करेगा। साथ ही इन्होंने बोला है पेंडेमिक के कारण जो भारत का नेट GDP लॉस हुआ है 2021 से 2023 तक होने वाला है
ये 39.3 ट्रिलियन रुपीस रहेगा। राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राजीव चंद्रशेखर ने किस राज्य में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंजों का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। राजीव चंद्रशेखर इनोग्रेटेड द 7 न्यू इंटरनेट एक्सचेंजेस इन उत्तर प्रदेश। देखिए आप सभी जानते हैं राजीव चंद्रशेखर कई बार आते हैं हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन्होंने 7 नए इंटरनेट एक्सचेंजेस का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में। किसके एक्सचेंज हैं? निक्सी के, NIXI इसके एक्सचेंजेस हैं जिनको उत्तर प्रदेश में लॉन्च या इनोग्रेट किया गया है। कहाँ कहाँ पर हैं ये 7 निक्सी के एक्सचेंजेस? आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर एंड मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश में ब्रॉडबैंड सर्विसेज और इंटरनेट की जो क्वालिटी है इससे काफ़ी इम्प्रूव और इन्हेंस हो पाएगी। बाकी आपको जानना चाहिए निक्सी के बारे में, तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत इनकॉर्पोरेट की गई है। इसके 8 नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर हैं चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड अहमदाबाद में। और इसके CEO हैं अनिल कुमार जैन। 500 टन खाद्य सहायता के साथ किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने पोर्ट ऑफ मापुटो, मोजाम्बिक में प्रवेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो इंडियन नवल शिप INS केसरी हैज एंटर्ड पोर्ट ऑफ मापुटो, मोजाम्बिक विथ 500 टन्स ऑफ फूड एड। तो देखिए जानेंगे इसके बारे में। देखिए आप सभी जानते हैं भारत जो है, जो भारत के करीबी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो एशिया में ही हो, है ना, तो उनको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर, ये सागर की फुल फॉर्म में पूछी जाती है एग्जाम में। तो सागर अपने इस स्कीम के तहत, अपने इस मिशन के तहत इनकी सहायता कर रहा है, पेंडेमिक के कारण इनकी सहायता कर रही है, अलग अलग फूड सामग्री यहाँ पर भिजवा रहे हैं। तो इसी के तहत INS केसरी को भी भेजा गया है मोजाम्बिक के पोर्ट ऑफ मैपुटो में। तो ये यहाँ पर जो है 500 टन्स ऑफ फूड लेकर गया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस टाई अप की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन डी। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है बैंक आने चाहिए थे यहाँ पर। ये कल का क्वेश्चन था ना, तो उसके ऊपर मैंने ओवरलैप करता हूँ जब PPT बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये साउथ इंडियन बैंक तो ये आपका सही है, लेकिन ये वाले बैंक थोड़ा, यहाँ पर भी कोई ना कोई आप बैंक एज्यूम कर सकते हैं। तो आंसर इसका डी होगा, साउथ इंडियन बैंक। ये जबकि मैंने पूरी PPT चेक करता हूँ तब तो इस पर नज़र नहीं जाती, जब ये रिकॉर्ड करता हूँ तब जाती है। तो याद रखिएगा ये कुछ नहीं है, ये साउथ इंडियन बैंक है। PDF में मैं इसको सही कर दूंगा। देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अनाउंस्ड अ बैंक एश्योरेंस टाई अप विद साउथ इंडियन बैंक। देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर बैंक एश्योरेंस टाई अप किया है साउथ इंडियन बैंक के साथ। बैंक एश्योरेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, बैंक एश्योरेंस पैक्ट में क्या होता है, एक जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी बैंक के साथ टाई अप करती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पॉलिसी है, वो जो बैंक होता है फिर वो बैंक अपने कस्टमर्स को उन पॉलिसी प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है। बाकी आपको जानना चाहिए साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO मुरली रामकृष्णन है। हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है और टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। बाकी मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर जो है साउथ इंडियन बैंक सही आंसर है, वो आपको ऑप्शन में दिया ही हुआ है और PDF में हम इसको करेक्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज इंडियाज करंट फॉरेन सेक्रेटरी? आंसर इज हर्षवर्धन श्रृंगला। नेम द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया? आंसर इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। What is India's maternal mortality rate? Answer is 113 per 1 lakh pregnancies. UNESCO is made up of how many member countries? Answer is 193 और हेडक्वार्टर्स है इसका पेरिस फ्रांस में। Which company developed the antiviral drug Paxlovid? Answer is Pfizer. So आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग टुक प्लेस एट विच प्लेस? Who was adjudged the best actor in the 49th International Emmy Awards? Who has assumed the charge as chairman of the Chief of Staff Committee? Prime Minister Narendra Modi inaugurated the All India Mayors Conference in which city?
विच डॉक्यूमेंट्री वॉज एडजस्ट द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन द 49th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।